प्रिय भगतगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहते हैं, यह 4 बातें इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 4 बातें हैं जिन इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल से या मुसीबत से बचा सकती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को अंत तक सुने और देखें, तब जाकर मालूम होगा कि 4 बातें इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से कैसे बचाती हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर के बाहर एक कसाई रहता था। वही उसका भोजन था। वह रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बच्छर खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। वहाँ उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहाँ पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्धनी कभी वह स्थान छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की पत्नी कहती है, स्वामी, आज बहुत ठंड है, रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 4 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो उससे शीघ्र ही निकल जाएगा। यह कहानी बहुत ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, गिद्धनी, यह उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथी भी थे। तब यह कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है यह तुम्हें इस कहानी से जानने को मिलेगा। नगर में एक प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका अपने पिता से झगड़ा हो जाता है। प्रताप सिंह के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फियाँ दी और कहा, जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, यह अशर्फियाँ ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। प्रताप सिंह ने भी अपने पिता से अशर्फियाँ ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। वह सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वह छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। इसी उम्मीद के साथ वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। प्रताप सिंह ने सोचा कि साधु से कुछ बातचीत की जाए ताकि सफ़र आराम से कट जाए। यही सोचकर प्रताप सिंह साधु बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रताप सिंह ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं परदेश जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियाँ दी हैं। इन्हीं 4 सोने की अशर्फियों से मैं कोई व्यापार कर लूँगा। इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और प्रताप सिंह दोनों आगे के लिए चल पड़े। चलते चलते रास्ते में प्रताप सिंह ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफ़र आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा बोले, बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले मैं तुमसे 1 सोने की अशर्फी लूँगा।
बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर प्रताप सिंह सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियाँ दी हैं। अगर इनमें से मैं एक अशर्फी साधु बाबा को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर उसने सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है, और लोग कहते हैं कि विद्या मित्र प्रवासी स्त्री मित्र, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है और मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी गया है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में भी कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर प्रताप सिंह ये तय करता है कि एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी जाए, और कहा, महाराज, आप मुझे अपनी कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। तब चलते चलते साधु ने उस युवक प्रताप सिंह को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र, तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो मेरी एक बात का ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले उसे पकड़ लेना। यह परदेश में रहने वालों के लिए सबसे पहला और अनमोल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा कि थोड़े पैसे मिलें, लेकिन कुछ काम करके अपना खर्चा चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और तुम्हारा समय भी ठीक से कट जाएगा। प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको यही कहानी सुनाई थी। प्रताप सिंह ने कहा, साधु बाबा, यह कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म हो गई? यह तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा और देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। फिर प्रताप सिंह ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ में रख दी और कहा, बाबा, अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझना। कभी किसी चीज पर नीयत खराब मत करना। प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई है। क्या आपने तो मुझे सिर्फ उपदेश दिया है? प्रताप सिंह बोले, और इसके लिए आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की असली कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उभार लेता है। प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूँ, तुम मुझे एक और उपदेश दीजिए। इतना कहकर प्रताप सिंह ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात प्रताप सिंह को बताई, बेटा, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना। यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी प्रताप सिंह ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर उसने सोचा कि अब मेरे पास एक ही स्वर्ण मुद्रा रह गई है, इस एक स्वर्ण मुद्रा से व्यापार तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों ना साधु बाबा से एक और उपदेश सीख लिया जाए। यही सोचकर प्रताप सिंह ने वह चौथी स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक और उपदेश दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ, और यह उपदेश जीवन के लिए बहुत अनमोल है।
इसे हमेशा याद रखना। इस प्रकार साधु ने प्रताप सिंह को चौथी बात बताई। कहने लगा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम हो उसे छोड़कर उसके पास 5 मिनट जरूर बैठना। उसके साथ बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने प्रताप सिंह को चौथा उपदेश दिया। प्रताप सिंह कहने लगा, बाबा, तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश या शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और वह उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। श्रद्धालुओं, यह 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। प्रताप सिंह वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो वैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ले ली? मैं अब अपने नगर लौटूंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की यह 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं। मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। श्रद्धालुओं, जब प्रताप सिंह के पास कोई पैसा नहीं बचा था तब वह इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वह क्या करे, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच गया। नगर में पहुंचकर वह किसी नौकरी की तलाश करने लगा, क्योंकि धन तो उसके पास था ही नहीं। उसने सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेता हूँ, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। कभी खाली भी नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में प्रताप सिंह इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम राजपाल था। राजपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि अब एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो राजपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम काम की तलाश में हो और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं काफ़ी दिनों से अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर पर जा सकते हो, अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो। भैया, मेरी जगह पर 1 महीने के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वह तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देख कर लौट आऊँगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। राजपाल की बात सुनकर प्रताप सिंह ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 महीने के लिए उसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूँ, 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूँगा। यही सोचकर प्रताप सिंह राजपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। राजपाल प्रताप सिंह को लेकर राजमहल में जाता है। वहां के राजा विक्रम सिंह बहुत ही बुद्धिमान और प्रतापी थे। उनकी एक बेटी थी चंदा, जो बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखी थी। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि चंदा उनकी इकलौती बेटी थी। श्रद्धालुओं, राजा को घोड़े पालने और घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उनके पास एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल के हजारों घोड़े थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर रखे थे, जिनमें से एक राजपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10-10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। श्रद्धालुओं, प्रताप सिंह को लेकर राजपाल राजा
के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम प्रताप सिंह है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी अनुमति चाहिए। राजा ने कहा, राजपाल, इसमें अनुमति की क्या जरूरत है? यदि यह व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना सारा काम समझा दो और जाओ, जाकर अपनी माँ को देखो। लेकिन हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की अनुमति लेकर राजपाल प्रताप सिंह को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो सैकड़ों घोड़े बंधे थे। राजपाल ने प्रताप सिंह से कहा, देखो प्रताप सिंह, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यह काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। इसके बाद राजपाल प्रताप सिंह को अपना कमरा दिखाता है और कहता है, आज से तुम इस कमरे में रहोगे। इस प्रकार राजपाल प्रताप सिंह को जिम्मेवारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए प्रताप सिंह अपने काम में लग जाता है। प्रताप सिंह रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें धुलाता था और उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्र, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 10-10 किलो चना दिए जाते थे। प्रताप सिंह ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीस कर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वह अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों न बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर प्रताप सिंह उन नौकरों के पास जाकर बैठ गया जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर एक कमरे में इकट्ठे होकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। प्रताप सिंह ने कहा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को ना घास डाला है, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते। हम सब अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, इसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीने आए हैं। प्रताप सिंह ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वे अभी भी उन नौकरों के पास रखे थे। प्रताप सिंह ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी भी बहुत सारे चने को कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। जवाब मिला, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं यह घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं हैं। इनको तो हम बाजार में भेजकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। प्रताप सिंह ने पूछा, तुम घोड़ों को क्या खिलाते हो? जवाब मिला, राजा हमें 10 किलो चना देता है, हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह बर्ताव प्रताप सिंह को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, यह तो राजा और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने और नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। नौकर कहने लगे, भाई देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा किया करो, तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारे लिए भी यहाँ रखा है, इसलिए हमने तुम्हें यह बात बता दी। तुम इसे किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मित्रों की बातें सुनकर प्रताप सिंह चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। वह सोचने लगा, वे लोग सही कर रहे हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूँगा। बेईमानी करके मैं भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। राज्यपाल के आते ही वह मुझसे यह काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूँगा और उसके बाद कोई व्यापार कर लूँगा। श्रद्धालुओं, अपनी चारपाई पर लेटे लेटे प्रताप सिंह ऐसा सोच रहा था।
तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ गई कि किसी दूसरे के धन पर छल, प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन और वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। यह बात याद आते ही प्रताप सिंह के विचार बदल गए। उसने सोचा कि मैं भूखा रह लूंगा लेकिन पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। उसी दिन से प्रताप सिंह बड़ी ईमानदारी से अपने घोड़ों को खिलाने लगा, हर समय उनकी देखभाल करता। 1 महीने के अंदर प्रताप सिंह के सभी 10 घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिखने लगे, जबकि बाकी नौकर दाने की चोरी करते थे और घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी। आप नौकरों को सूचित कर दें कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा के कहने पर मंत्री ने वैसे ही नौकरों को आदेश दे दिया। राजा ने अपने अस्तबल के सभी नौकरों को घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर सजाने का आदेश दिया। सभी नौकर अपने अपने घोड़ों को लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। जब राजा ने घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर और मरियल से थे, जबकि प्रताप सिंह के 10 घोड़े बहुत ही हष्टपुष्ट और सजीले थे, जो दौड़ने के लिए तैयार खड़े थे। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े पहले बहुत स्वस्थ थे, लेकिन अब मैं केवल 10 घोड़े ही स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी सब बहुत कमजोर हो गए हैं। यह कैसे हो गया? क्या नौकर इन्हें ठीक से नहीं खिलाते पिलाते? मुझे लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। फिर राजा ने प्रताप सिंह के पास जाकर उसके घोड़ों को देखा। घोड़े एकदम स्वस्थ और सजीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन राजा ने प्रताप सिंह को दरबार में बुलाया और कहा, तुम वही हो जिसे राजपाल ने अपने स्थान पर रखा है। जी महाराज, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। राजा ने पूछा, आपके घोड़े इतने तंदुरुस्त क्यों हैं, जबकि बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं? मैं तो सभी घोड़ों के लिए बराबर मात्रा में खाद्य सामग्री भिजवा रहा हूँ। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर प्रताप सिंह ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर तुरंत सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने प्रताप सिंह से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने का कारण क्या है? प्रताप सिंह ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान, लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 10 किलो चना भेजते हैं, लेकिन यह केवल 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 5 किलो चना यह बाजार में भेजकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना ना मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं। लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और नौकरों पर बिगड़ कर बोला, हरामखोर, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई। अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर प्रताप सिंह कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह दोबारा गलती नहीं करेंगे। प्रताप सिंह के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। श्रद्धालुओं, प्रताप सिंह की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने प्रताप सिंह को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया और कहा, आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नज़र रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने
10,000 देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और प्रताप सिंह को अस्तबल की देखरेख के लिए फिक्स कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने था। उसने वह अंगूठी उतारकर प्रताप सिंह को इनाम के रूप में दे दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो यह अंगूठी पहरेदार को दिखाकर किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर प्रताप सिंह ने सभी नौकरों को समझाया, देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए ईमानदारी से अपना काम करो। श्रद्धालुओं, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों की देखभाल करने लगे। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़े फिर से स्वस्थ हो गए। इधर 1 माह का समय बीत चुका था। उधर राजपाल अपनी माँ से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही राजपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर प्रताप सिंह की करतूत बताई। हमारी चोरी प्रताप सिंह ने राजा को बता दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुखिया बना दिया है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूँ, अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नौकरों ने कहा, नहीं भाई, वह यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। श्रद्धालुओं, इसके बाद राजपाल प्रताप सिंह के पास जाता है और प्रताप सिंह उस समय कमरे में लेटा हुआ था। प्रताप सिंह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मित्र, तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। राजपाल उसके पास बैठ जाता है। फिर प्रताप सिंह वहां घटी घटना के बारे में राजपाल को बताता है। राजपाल कहता है, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं, फिर अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। राजपाल मन ही मन प्रताप सिंह से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़वाई थी। इसलिए राजपाल उससे जलने लगा था। आपको बता दें कि राजपाल भी चोरी करता था और उसे प्रताप सिंह का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। राजपाल प्रताप सिंह को नीचा दिखाना और उससे बदला लेना चाहता था। राजपाल अपने कमरे में लेट जाता है और प्रताप सिंह अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंदा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि आपको बता दें कि राजपाल और राजा की पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी अक्सर राजपाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि राजपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि प्रताप सिंह तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी। काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी प्रेमी राजपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय प्रताप सिंह किसी काम से घूमने आता है। अचानक जैसे ही प्रताप सिंह राजपाल के कमरे के पास पहुंचता है, उसे राजपाल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। प्रताप सिंह ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो राजपाल के साथ राजकुमारी चंदा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रताप सिंह यह सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर राजपाल ने राजकुमारी से कहा कि प्रिय, इस समय प्रताप सिंह हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम प्रताप सिंह को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, यह कितनी छोटी सी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्युदंड दिलवा दूंगी। श्रद्धालुओं, उधर प्रताप सिंह सोच रहा था कि राजा की आंखों में धूल झोंक कर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। यह तो राजा के साथ धोखा है। मुझे यह खबर महाराज को देनी चाहिए। प्रताप सिंह यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु महाराज की वह तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए
तो उसी किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर प्रताप सिंह के कदम थम जाते हैं। सोचने लगा कि अगर मैंने यह बात राजा को बताई तो शायद राजा साहब मेरी बात का विश्वास ना करें। कहेंगे कि तुम मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहे हो, और उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का शिकार बन जाऊंगा। यही सोचकर प्रताप सिंह अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंदा राजपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर उसके नौकर चाकर सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब महल के रूम में जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? राजपाल के कहने पर राजकुमारी चंदा ने त्रिय चित्र रचा। एकदम से कहने लगी, पिताजी आपने जिस नए नौकर को नौकरी पर रखा है उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वह रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूदकर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वह अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो गया। कहने लगा, पुत्री तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वह हमारे महल में घुस आया। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे मृत्युदंड दिया जाए। तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप उसे मृत्युदंड नहीं देंगे। राजा ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। और राजकुमारी को आश्वासन देकर चला गया। राजा अपने महल के लिए चल दिए। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी और सोचने लगी, आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और राजपाल के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह मैं प्रताप सिंह को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि किस नौकर को किस बात का मृत्युदंड दिया गया है तो मैं क्या कहूँगा। अगर मैं बताऊंगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी बुराइयां करेंगे और मेरी इज्जत उछालेंगे। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आता है। उसने सोचा कि मैं इसे कानून के तहत तो सजा नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में कसाई का ध्यान आता है। राजा सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब सोचते सोचते राजा सो जाता है। अगले दिन जब वह सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नगर से बाहर उस कसाई के भूचक्र उसके पास चलकर आए हैं। वह जब कसाई के पास जाता है तो कसाई बोला कि राजा साहब, आप चलकर मेरे भूचक्र में क्यों आए हैं? आपने मुझे ही बुला लिया होता, मैं खुद चलकर आपके पास आ जाता। आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? तब राजा ने कहा, नहीं, यह काम तो मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सिर काट देना है, और उसके बाद एक और आदमी को भेजूंगा, एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सिर को उस आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है और कहने लगा, महाराज,
यह आप क्या कह रहे हैं? राजा ने कहा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूँ। तुम उसे अपने भोजक खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने यह काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है और बोला, महाराज आप चिंता मत करें, आप जिसे भेजेंगे मैं उसका सिर काटकर उसके शरीर को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंक दूंगा और उसके सिर को आपके पास भिजवा दूंगा। राजा अपने महल को लौटते समय कसाई को आदेश देता है। उधर कसाई राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा प्रताप सिंह को बुलवाया और कहा, प्रताप सिंह, मैं तुम्हें एक जरूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। प्रताप सिंह ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब राजा ने कहा, प्रताप सिंह, तुम्हें इसी समय एक जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और जो चीज़ वह तुम्हें चुपचाप दे उसे ले आना, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। प्रताप सिंह ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अब भी जाता हूँ। इतना कहकर प्रताप सिंह फौरन उस कसाई के पास के लिए चल देता है। प्रताप सिंह के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे ही करवा रहे हैं। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा, मैं उसके किसी कार्य को पाक पूरा कर रहा हूँ। श्रद्धालुओं, चलते चलते नगर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक कुटिया है। कुटिया के बाहर कुछ संत भजन कीर्तन कर रहे थे। प्रताप सिंह उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो गया। तब एक साधु ने प्रताप सिंह को इशारा देकर कहा, अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब प्रताप सिंह ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर प्रताप सिंह आगे बढ़ गया। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगी कि चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान हो जाए, अगर राह चलते कोई प्रेम से 5 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 5 मिनट जरूर बैठना। साधु की यह बात मन में आते ही प्रताप सिंह उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर राजपाल सोचने लगता है कि राजा ने सुबह सुबह प्रताप सिंह को अपने पास क्यों बुलाया है और वह अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। श्रद्धालुओं, राजपाल राजमहल के आसपास टहल रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा कि राजपाल महल के बाहर घूम रहा है। तब राजा ने राजपाल को तुरंत अपने पास बुलाया और सोचा कि क्यों ना राजपाल को ही प्रताप सिंह का सिर लाने के लिए भेज दूं। अब तो कसाई ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल राजपाल को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और आकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। राजपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर राजपाल कसाई के पास चल देता है। श्रद्धालुओं, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास प्रताप सिंह को जाना था, लेकिन प्रताप सिंह तो वहां साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया। इधर जब तक राजपाल कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई मुझे राजा साहब ने भेजा है, उन्होंने बताया है कि कोई ज़रूरी चीज़ तुम्हारे यहाँ से ले जानी है। कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सिर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। राजपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। राजपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वह चुपचाप अंदर चला गया। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वह रखी है, कृपया निकाल लो। जैसे ही राजपाल
अलमारी खोलता है, कसाई अपना धारदार हथियार उसकी गर्दन पर चला देता है। राजपाल की गर्दन धड़ से कटकर अलग जा गिरती है। कसाई ने उसे एक कोठरी में बांध कर रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध, चील और कौवों को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है। उधर प्रताप सिंह साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफी देर हो गई और भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था, सभी साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर प्रताप सिंह भी वहां से चलता है। तब उसे ध्यान आता है कि राजा ने उसे कसाई के पास भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ प्रताप सिंह दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वह कसाई के पास पहुंचता है तो कहने लगा, मैं महाराज के पास से आया हूँ, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई ने कहा, हाँ भाई, मैं समझ गया। उसने पोटली उठाकर प्रताप सिंह को पकड़ा दी, जिसमें राजपाल का सिर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाया, भाई इसे रास्ते में मत खोलना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह प्रताप सिंह राजपाल का सिर लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहे थे, बेटी आज प्रताप सिंह का काम तमाम हो ही गया। कुछ ही देर में राजपाल प्रताप सिंह का सिर लेकर आता ही होगा। इतने में प्रताप सिंह पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। प्रताप सिंह को जीवित देखकर दोनों अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? प्रताप सिंह ने जवाब दिया, महाराज कैसी बातें करते हो, आप ही ने तो मुझे कुछ विशेष वस्तु लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज मुझे दी है वह मैं लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। मैं तो कहीं एक मिनट भी नहीं ठहरा, अभी खोल कर दिखाता हूँ। प्रताप सिंह ने जैसे ही पोटली खोली, उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि राजपाल का कटा हुआ सिर उस पोटली में था, तो प्रताप सिंह का चेहरा पसीने से तर हो गया। राजा को समझते देर नहीं लगी कि कसाई ने प्रताप सिंह की जगह राजपाल का सिर काट दिया है। जरूर राजपाल प्रताप सिंह से पहले वहां पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। तो रोते हुए वह पूछने लगा, महाराज यह क्या मामला है, आपने राजपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी राजपाल के कटे हुए सिर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है। कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने पर ही मैंने प्रताप सिंह पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन प्रताप सिंह बड़ा ही खुशकिस्मत है, वह फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से जब यह बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा को पता चल गया कि उसकी बेटी ने निर्दोष प्रताप सिंह पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री सच सच बताओ, क्या प्रताप सिंह को जान से मरवाना तुम्हारा एक चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। डर के मारे राजकुमारी ने सारी सच्चाई अपने पिता को बता दी। यह सुनकर राजा ने सिर पकड़ लिया और बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कहने लगा, मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी बेटी के कहने पर मारने वाला था। भगवान, आपने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप दी और मरते मरते कहने लगी, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी, मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए। उस घटना से राजा को वैराग्य हो गया। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा, मैं अपना यह राज्य त्याग रहा हूँ, मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर प्रताप सिंह को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ।
राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने अपना मन बना लिया था। उसने प्रताप सिंह को राजगद्दी सौंप दी और भजन करने के लिए जंगल चला गया। सभी लोगों ने प्रताप सिंह को अपना नया राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में प्रताप सिंह ने बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन शुरू कर दिया। कहते हैं कि अगर किस्मत में राज्य लिखा हो तो तुम किसी भी देश में जाकर राजा बन सकते हो। फिर गिद्ध कहने लगा, प्रिय पत्नी गदनी, यही उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट और दुराचारी को सजा मिलती मैंने अपनी आंखों से देखी है। हमें बिना कारण किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा भी चल पड़ता है। श्रद्धालुओं, प्रताप सिंह राजा तो बन गया, लेकिन उसके मन में एक बात घूम रही थी कि साधु महाराज ने उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा प्रताप सिंह चंद्र सम्मान पूर्वक साधु की भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही व्यक्ति हूँ जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूँ। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप तो एक साधु संत हैं और मोह माया से अलग हैं। कहते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही एक साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु ने कहा, बेटे, मुफ्त की चीज़ों को लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते। उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपने उन बातों के बदले में सोने की 4 मुद्राएं दी थी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त की चीज़ों के पीछे ना पड़े, सदैव परिश्रम करके ही खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तो मेरे अंदर लेश मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी, वे आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम की नहीं है, इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा प्रताप सिंह अपने नगर की आकर सुचारू रूप से राजसत्ता संभालने लगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी का तात्पर्य है कि जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान और उपदेश को सुनकर हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।